हेलो एवरीवन। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो पढ़ रहे थे। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट वाज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने सीखे थे। वो क्या थे कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये रेस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, विच शोज दैट दीज रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉइंट सी की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, और इससे ये प्रूफ होता है कि दीज रेज हैव मास। ठीक है, एंड दिस डिफ्लेक्शन in magnetic field and electric field depend upon the strength of magnetic field and electric field. Okay, I can say the strength of deflection, the magnitude of deflection depends upon strength of magnetic field and electric field. और इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को सक्सेसफुली ट्यून करके, इसका मतलब ये होता है कि वापस से कैसे इनको स्ट्रेट लाइन यानी पॉइंट ए पर ट्रैवल कराया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या वैल्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या वैल्यू है, जिससे कि ये वापस स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करें। और जब ये वापस से स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं बाई सक्सेसफुली ट्यूनिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साइंटिस्ट थॉमसन ने इनके लिए E/m वैल्यू कैलकुलेट की, विच इज़ 1.78 10 की पावर 11। करेक्ट। एंड E/m जो होता है वो कैथोड रेज के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे नोट किया है कि वट एवर गैस वी टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड वट एवर मेटल यू टेक, द E/m रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इसका रीज़न भी बताया था मैंने, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके आया है या जो कैथोड रेज आ रही हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो या सोडियम का हो या हीलियम का हो, किसी का भी हो, उसकी चार्ज की वैल्यू और m की वैल्यू जो है वो सेम ही रहनी है, तो उसका रेशियो भी क्या रहना है, कांस्टेंट। बट एक बात और कि अभी इस एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू नहीं पता चली है। ठीक है, सो टुडे वी विल डू अनदर एक्सपेरिमेंट, जिससे कि हम ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे निकाला जाता है, क्या चार्ज की वैल्यू होती है। सो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मिल्कन, और एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटअप था उसमें इस तरीके का एक ऑपरेटर्स है, इसको आप चैम्बर बोल सकते हो। इस ऑपरेटर्स में जो दो मेटल सरफेस होते हैं, वन एट द बॉटम ऑफ दिस चैम्बर एंड वन इन मिडिल ऑफ द चैम्बर, लाइक दिस। एंड ये मेटल सरफेस के बीच में एक स्मॉल होल क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इस मेटल चैम्बर में इस तरीके से एटमाइज़र ऐड कर देते हैं, इसे बोलते हैं एटमाइज़र। एंड जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है ऑयल ड्रॉपलेट, तो यहाँ पर क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यहाँ पर इस तरीके से ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, एटमाइज़र जो होता है बच्चों, एटमाइज़र क्या करता है कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स। जैसे कि आप रूम पर स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो पूरे रूम पर जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसी तरीके से एटमाइज़र क्या करता है, इस ऑयल को इस चैम्बर के अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
सो थ्रू एटमाइजर ये ऑयल जो है वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट में ऐसे आ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक टेलीस्कोप इससे लगा होता है जिससे कि इस कंसेप्ट को या इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ दीज टू मेटल सरफेस आर कनेक्टेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस। जो मेटल सरफेस मिडिल में है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और जो बॉटम में है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि बिटवीन मेटल सरफेस एक्सरे पास की जाती है, दिस इज एक्स रेज। एक्सरे जो है वो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती हैं, जो कि इनका एक यूज ये भी है कि ये किसी सब्सटेंस को या गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज करने में यूज करते हैं। आयनाइज करने मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अभी क्या यूज होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। नाउ ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड्स मूव करता है, ठीक है, इस होल से, करेक्ट। सो ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ पे आ गया। मान लो मैं थोड़ा इसको बड़ा दिखा देता हूँ। ये ऑयल ड्रॉपलेट इस होल के थ्रू नीचे की तरफ आया, ठीक है। एंड आपने एक्सरे पास की। जब एक्सरे पास की तो समझना ध्यान से, ऑयल ड्रॉपलेट के अलावा और क्या है इस चैम्बर के अंदर या इस ऑपरेटर्स के अंदर। यू कैन से गैस और यू कैन से एयर। एयर भी है इसके अंदर। मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीटली जो है इसमें वैक्यूम है, तो एयर भी है। जब एक्सरे पास करेंगे तो सपोज एयर का पार्टिकल्स ए है तो इधर मान लेना दिस इज गैस पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स। जब एक्सरे पास करेंगे तो एक्सरे क्या करेगा, एक्सरेज क्या करेंगी कि इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो ये बन जाएगा ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे कि सोडियम से यू राइट Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट आप लिखते थे 9th में 2 8 सोडियम गैस है, करेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो उसके सरफेस पे जाके स्टिक हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज ऑयल ड्रॉपलेट, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस में स्टिक हो गया, नेगेटिव चार्ज। दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट आया है इस पे एक्सरे नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है एंड एक्सरे पास की गई, तो ये जो यहाँ पर एयर थी ये एयर आयनाइज हुई और उसे आयंस मिला और इलेक्ट्रॉन मिले और इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आके स्टिक हो गए। तो जो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ध्यान देना, जो ये ऑयल ड्रॉपलेट है अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया है, जो अंदर गैस थी वो आयनाइज हुई और उस गैस का इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट के सरफेस पे स्टिक हो गया, चिपक गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये ऑयल ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। लेट की ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो mg है। अब तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ थोड़ा। ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस पर mg, जिसकी वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि जो नीचे मेटल सरफेस है उसकी तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई तो ये डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये समझ लो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब ऑयल पे अगर नेगेटिव चार्ज बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये किस तरह मूव करेगा, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव, और ये प्लेट क्या है, नेगेटिव। तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है ऑयल ड्रॉपलेट और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ की वजह से ये ऊपर जा रहा है, करेक्ट। और इसके बाद क्या करते हैं, बाय केयरफुली ट्यूनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी
और ग्रेविटी मिल्कन इज एबल टू इक्वलाइज दिस इक्वेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई। ये फॉर्मूले मैं याद करने नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बुक में ये मेंशन भी नहीं, मैं इसे लिख रहा हूँ, क्यू ई इक्वल टू एम जी। मीन्स मिल्कन ने ऐसे ट्यूनिंग की कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाए, जिससे कि ये आयर ड्रॉपलेट ना तो डाउनवर्ड एकदम से आए और ना ही अपवर्ड मेटल सरफेस पे जाए। तो इन मिडिल ऑफ द टू मेटल सरफेस ये रह जाएगा, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बराबर कर दिया है। अब देखो ध्यान से, जी की वैल्यू हमको पता होती है, ठीक है। मास ऑफ आयल ड्रॉपलेट पता है, यहाँ पर एम क्या है? मास ऑफ आयल ड्रॉपलेट, ठीक है। जी वी नो दैट, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट नो दैट, मिल्कन जानते थे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या अप्लाई की है वो भी हमको पता है, केवल यहाँ पे क्यू नहीं पता है। क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। जो क्यू था वो ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज था। सॉरी, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, सो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, क्यू इज द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, करेक्ट। एंड इस तरीके से Q की वैल्यू आ गई। E इलेक्ट्रिक फील्ड, मास m ऑफ द ऑयल एंड G पता है, ठीक है। हमें ये सब वैल्यू पुट करके नहीं देखनी है, वैसे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था। अब क्या ध्यान देना कि मिल्कन को Q की वैल्यू क्या मिली। मिल्कन को Q की वैल्यू जो मिली वो ये थी, Q की वैल्यू आई 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब, और Q की वैल्यू ये भी आई जब उन्होंने अनदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो Q की वैल्यू ये भी आई -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। You also get the value of Q is -4.8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस तरीके की Q की वैल्यू उनको एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन हुई। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये अगर देखा जाए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ गई, इसमें 3 से कर दे तो ये वैल्यू आ गई। तो इन्होंने Q की वैल्यू कैसे लिखी? Q इक्वल टू n इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, सॉरी माइनस, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। इस तरीके से जब n की वैल्यू इस तरह होती है, जब कोई चीज़ 1 2 3 इस तरह से चलती है तो इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड। जैसे हम बोलते हैं इंडियन करेंसी इज क्वांटाइज्ड, करेक्ट। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ 1 2 3 4 5 इसका मल्टीपल होती है, जैसे इंडियन करेंसी क्वांटाइज्ड है क्योंकि जितना भी रुपया वो 1 का मल्टीपल है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आई कैन से charge is quantized because it is a integer multiple of n which is 1 2 3 4 5। और इसकी वजह ऐसे बुक में फार्मूला भी लिखा होता है Q इक्वल टू NE, ऐसे फार्मूला लिखा होता है क्योंकि E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 एंड N की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। तो फाइनली ही गॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज दिस। अब ये क्या है, जब उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला तो इस तरह मिला, 3 पे निकाला तो ये मिला, 4 पे निकालेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही मतलब है। तो चार्ज की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, E इक्वल टू -1.6 × 10⁻19। और चार्ज की वैल्यू आने के बाद जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। कैसे? मास निकाला इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे क्या करोगे? सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या करो आप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई E/m कर दीजिए। चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं इस नेगेटिव चार्ज को नहीं ले रहा हूँ, ये चार्ज की मैंने वैल्यू ले ली। और E/m हमको पता है कितना था
1.78 इंटू 10⁻11। अब ध्यान समझना, इसको मैंने इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। E इज डिवाइड बाई E बाई M, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, इससे E से E कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ मास ही तो बचेगा। आप देखो ध्यान से, E को जब E बाई M से डिवाइड करोगे तो E से E कट गया और ये M ऊपर चला गया तो बच गया M, ठीक है। तो इससे हमको इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻31 kg आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों आइडेंटिफाइड हो गए। सो हमने एक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी और उसके चार्ज और मास को सॉल्व कर लिया है। सो बच्चों, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद डाल्टन की थ्योरी पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दी गई कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये रॉन्ग हो गया। मतलब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो मेटल एटम ही तो था, उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एटम से भी छोटे हैं, ठीक है। तो अब एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, ये गलत हो गया। इसके बाद एक अनदर एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ पॉजिटिव रेज एक्सपेरिमेंट या एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपने कैथोड रेज का सेटअप देखा और एनोड रेज का सेटअप ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट जो है साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। देखो अगेन दिस इज अ ग्लास ट्यूब एंड वी हैव टू मेटल सरफेस। इन दिस टाइम ये जो मेटल सरफेस देख रहे हो आप लेफ्ट में, ये मेटल सरफेस हमारा पॉजिटिव है, अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ये जो मेटल सरफेस है वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, ठीक है, और बैटरी। और यहाँ पर हाई वोल्टेज लाइक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर भी हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज। एनोड और कैथोड जो यहाँ पे लेते हैं इसे बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। ये क्या होता है, कैथोड के अंदर इस तरह छोटे छोटे होल्स कर देते हैं, उसे बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। एक वर्ड आपने सुना होगा पोरस, पोरस का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल होल। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, कैथोड जो होता है उसे परफोरेटेड बोलते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग स्मॉल होल्स इन कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, या मेटल इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से एनोड रेज, वो ये है कि यहाँ पर गैस भी होती है। जैसे कि वहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट किया था ना, यहाँ पर लो प्रेशर पे कुछ गैस है अंदर, ठीक है, ओके। सो लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज जब लगाते हैं तो आपको पता है कैथोड रेज निकलती यहाँ से, ठीक है, एंड दीज कैथोड रेज जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ मूव करती हैं ऐसे, ठीक है। अब जो यहाँ पर अंदर गैस प्रेजेंट है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, यहाँ पर कुछ गैस प्रेजेंट है, मान लो हाइड्रोजन गैस हो गई, सपोज हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है अंदर। अब ये जो रेज आ रही कैथोड रेज, इसने हाइड्रोजन गैस को हिट किया। जैसे हाइड्रोजन गैस को हिट किया, हाइड्रोजन गैस में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल आया, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन गैस को हिट किया, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ गया और यहाँ पे क्या बचा, H+। तो अंदर क्या होंगे, फिर मैंने कहा कि अंदर गैसेज हैं, तो जो भी गैस है उस गैस को जैसे ही कैथोड रेज हिट करेंगी उस गैस से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ
कैथोड रेज coming from cathode plate hit the gas molecules. Okay, so electron knock out from the gas and positive ions move towards कैथोड. अब जरा इस बात को समझना, जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रेजेंट है या कोई दूसरी गैस भी हो सकती है, मैं तो हाइड्रोजन गैस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे ये जब कैथोड रेस कोलाइड करती हैं या उसको हीट करती हैं तो उससे क्या होता है कि उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और H+ के फॉर्म में बहुत सारे हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अंदर रहेगी. तो सारी गैस जो है वो आयंस के फॉर्म में, पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में है. अब मुझे बताओ जरा, जो H+ आयन होगा वो किस तरह मूव करेगा? वो भी रेज के फॉर्म में मूव करेगा टूवर्ड्स कैथोड. क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है. तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, H+ आयन को मैं इस साइन से दिखा रहा हूँ, ये दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड. और कैथोड रेज किस तरफ मूव कर रही है? एनोड की तरफ. क्यों? एनोड पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड रेज निगेटिव होती हैं. कैथोड रेज गैस को जब आयनाइज करेंगी तो वो पॉजिटिव आयंस होंगे, वो टुवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेंगे. अब जब टुवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेंगे तो टुवर्ड्स कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो कैथोड में क्या है? स्मॉल होल्स हैं. तो स्मॉल होल्स होने की वजह से ये कैथोड प्लेट्स को क्रॉस करते हुए इस तरफ आ जाएंगे. और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है? फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड. ठीक है, जिससे कि आपको ग्लो दिखेगा या फिर स्पार्क दिखेगा. ठीक है, इन कैथोड रेज का. और इन्हीं रेज को जो आप ये निकल के आ रही हैं, इसी रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रेज या इसको हम लोग कैनॉल रेज भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस रेज के लिए E/m निकालते हैं, E/m रेशियो depends upon the नेचर ऑफ गैस. और यही बात हम लोग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या बोलते थे कि जो E/m रेशियो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, कि अंदर कौन सी गैस है उस पर कोई मतलब नहीं, E/m कांस्टेंट रहता है. अब यहाँ पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि एनोड रेज क्या है? ये पॉजिटिव आयंस हैं. ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जो कि एनोड से रिपेल होकर के उस तरफ जा रहे हैं. क्यों एनोड से रिपेल हो रहे हैं? क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है ना, और कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है. तो ये जो पॉजिटिव आयंस बने हैं, ये कैसे बने हैं मैंने बता दिया है. ये पॉजिटिव आयंस एनोड से रिपेल होकर के कैथोड, परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस होकर के इधर स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं. और इसके लिए E/m का रेशियो चेंज होता रहता है. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आयंस हीलियम के हुए तो उसके लिए E/m अलग होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास अब किसका होगा? हीलियम का. और वहाँ पर कैथोड रेज में क्या था? E/m में E और m दोनों ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो वो तो सेम ही रहने हैं. अगर मैं यहाँ पर सोडियम आयन ले लूँ तो E/m में नीचे मास ऑफ किसका होगा? सोडियम का. यानी कि E/m की वैल्यू चेंज होती रहेगी इफ़ यू चेंज द गैस प्रेजेंट इन दिस ग्लास ट्यूब. सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिला. E/m रेशियो फॉर एनोड रेज इज नॉट कांस्टेंट एंड E/m रेशियो फॉर कैथोड रेज इज कांस्टेंट. एंड मैं एक पॉइंट और बोलता हूँ, अगर मैं इसको हाइड्रोजन कंसीडर करूँ तो फिर H+ में मुझे बताओ, H+ में आप बोलते हो कि हाइड्रोजन में आप बोलते हो कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन होता है. अभी आपकी जो पहले से नॉलेज है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है.
तो H+ में क्या बचा, ओनली 1 प्रोटॉन, तो इसलिए हम लोग इसको प्रोटॉन कह सकते हैं ना। तो बेसिकली ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में है। अगर आप सोडियम आयन लेते हो सपोज, तो कैथोड रेज क्या करेंगी, सोडियम आयन से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो सोडियम आयन के अंदर बचेंगे कितने, क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स। लेकिन ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो हाइड्रोजन के लिए हुआ है बेसिकली, और यही से क्लियर हुआ है कि हाँ प्रोटॉन रेज है ये, ठीक है। सो एटम के अंदर दूसरा फंडामेंटल पार्ट डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, मैं अभी जिसे वर्ड बोल रहा हूँ एटम के अंदर, और ये हमको पता है अभी, बट अभी हम अनदर एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि प्रोटॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, और उस एक्सपेरिमेंट से आप बहुत ही अवेयर हो, जिसका नाम था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। सो वी हैव डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट से भी बच्चों आप लोग अवेयर हो, इसमें क्या किया गया था, दिस इज लार्ज सर्कुलर स्क्रीन, जिसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। इसलिए गोल्ड फॉयल लिया गया था क्योंकि इसको आप इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, तो ये गोल्ड फॉयल को थिन शीट में से कन्वर्ट कर लिया गया और इसको इस लार्ज स्क्रीन के अंदर रखा गया है। फिर इसमें क्या किया गया कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, जैसे कि आप हीलियम जब लिखते हो बच्चों तो 2He4 लिखते हो, इससे इसके पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन भी हैं। सो इससे अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 नेगेटिव चार्ज निकाल दीजिए, तो इसके पास क्या बचा, He++, ठीक है। इस He++ को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल्स वैसे, बट अभी आप He++ बोल दीजिए, इट इज़ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल को, दिस इज़ अ लेड प्लेट, इसमें होल करके यहाँ से इसको भेज रहे हैं। सो इस अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग की गई गोल्ड फॉयल पे, एंड व्हाट रदरफोर्ड ऑब्जर्व इज दैट कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल लाइक दिस, ये डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है, एंड सम आर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल लाइक दिस, करेक्ट, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स गो अनडिफ्लेक्टेड, सम स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल डिफ्लेक्शन, एंड सम अल्फा पार्टिकल्स undergo large deflection, and rarely or very few alpha particles, you can say 1 in 20,000, 1 in 20,000 जो अल्फा पार्टिकल्स थे, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली रीबाउंस फ्रॉम दियर पाथ, वापस लौट के आ रहा था, ठीक है। सो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल एंड सम बाय लार्ज एंगल्स, ठीक है, एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो कंप्लीटली rebounds from their path, 1 in 20,000, and the last many number of alpha particles are just passed through the gold foil, वो सीधा पास होके निकल गए, ठीक है। आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हो कि सपोज दिस इज द गोल्ड फॉयल एंड इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड एटम्स हैं इस तरीके से। सो सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय
स्मॉल एंगल, सम अल्फा पार्टिकल, लार्ज एंगल एंड सम अल्फा पार्टिकल जो है वो completely rebounds from their path and many alpha particle जो है वो इससे पास होके इस तरफ ऐसे निकल के चले गए। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन मिले इनको। अब इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला? अब जरा ध्यान समझना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस एटम से पास हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है, एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेस, ओके, लार्ज एम्प्टी स्पेस एंड जो दूसरा पॉइंट, जो एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट जो हम बोल रहे हैं कि 1 in 20,000 पार्टिकल्स कंप्लीटली रीवॉन्स फ्रॉम देयर पाथ, इज सो दैट कि जो गोल्ड फॉयल है उसके सेंटर में, या जो गोल्ड के अंदर एटम है उसके सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तभी तो, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल खुद क्या है, पॉजिटिव, और ये कंप्लीटली रीबाउंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज ही तो है। तो टोटल positive charge of atom concentrated in small area, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, which is called nucleus, करेक्ट। क्योंकि अगर गोल्ड एटम इस तरीके से है और अगर ये रेज गई और इधर लौट के आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि रेज खुद भी पॉजिटिव है, तभी रिपेल होकर वापस लौट के आ रही है। तो द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम कंसंट्रेट इन स्मॉल एरिया कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ये स्मॉल डिफ्लेक्शन कैसे हुआ और लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मान लो ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस के पास से कोई अल्फा रे जा रहा है तो थोड़ा सा इसे रिपेल होगा, तो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गया। कोई ज़्यादा क्लोज होके जा रहा है तो लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया, और कोई बिल्कुल सेंटर पे आया तो वो फिर कंप्लीटली रिबाउंस फ्रॉम देयर पाथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह पा रहे हैं कि एटम का जो टोटल मास है, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, वो एक स्मॉल एरिया में होता है। और इसी बात को जो अब अभी इसके बाद जब वेरियस एटॉमिक मॉडल में बताऊंगा, तो उसमें आपने जे थॉम्सन का नाम मॉडल सुना होगा, जिसमें ये बोला गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला होता है चारों तरफ एटम के अंदर। जैसे कि वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि इन्होंने कहा नहीं, गलत है। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम ये सीख पा रहे हैं कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो एक एरिया में कॉन्सेंट्रेट है। अगर सभी जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो सभी जगह बराबर डिफ्लेक्शन ना मिलता, फिर सभी जगह से कंप्लीटली रिबाउंस हो जाती हैं रेज। ओके, सो अप टू नाउ हम लोगों ने क्या सीखा है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल एरिया में होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, बस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल एरिया में है। वी हैव डिस्कवर्ड अप टू दिस, एंड नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल अभी रह गया जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने इन 1932। कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप नहीं समझा रहा हूँ इसके लिए मैं आपको। इन्होंने क्या किया, अभी तक हमें क्या पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर। ठीक है, इन्होंने
मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम कैलकुलेट किया। अगर मैं हीलियम को ऐसे लिखता हूँ He, और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं। और हाइड्रोजन का मास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है तो इसका मास होगा 1 प्रोटॉन के बराबर। और हीलियम का मास, हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन, तो इसका मास 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो ये सोचा गया कि हाइड्रोजन, हीलियम का मास जो है वो हाइड्रोजन के मास का 2 टाइम्स होना चाहिए, बिकॉज हीलियम हैज 2 प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन, एंड यू नो दैट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। बट चैडविक ने क्या पाया कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन था और मास ऑफ हीलियम जो था, मास ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। इनको ये मिला। तो 2 टाइम्स से 4 टाइम्स कैसे आ गया? सो ही सजेस्टेड कि in addition to proton there is another fundamental particle called neutron present in the nucleus, करेक्ट। और इसी तरीके से क्या हुआ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ठीक, बस इतना, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप नहीं बनाना है हमको। तो इसका मास इसके 4 टाइम्स कब होगा? जब इसमें 2 प्रोटॉन हो और 2 ही क्या हो? न्यूट्रॉन हो। तो आपको पता है कि एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हो? हीलियम कैसे लिखते हो आप लोग? He, और ऐसे लिखते हो ना आप लोग, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर 2He4 ऐसे लिख दो और यहाँ पे चार्ज दिखा दो। सबसे पहले तो ऐसे ही डिनोट किया जाता है एटम्स। जो ऊपर लिखा होता है आपको पता है, दिस इज अ मास नंबर, और इस मास नंबर में अब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर इसका मास इसके 2 टाइम्स होता तो मतलब 2 प्रोटॉन होते, 4 टाइम्स है मतलब कि 2 प्रोटॉन के साथ साथ इसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बराबर। ठीक है, सो दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज अ मास नंबर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? वी हैव डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज आपको पता है -1 हम लिखते हैं, +1 एंड 0, और इनके मास आपको पता है। द मास यू नो दैट 9.1 10⁻31 kg, and this is again 1.67 10⁻27 kg, and the mass of neutron is again 1.67 into 10⁻27 kg. ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दिस इज द मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो चुका है, ये हम कर चुके हैं। नाउ अब हमें वी हैव टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये सब अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, पास्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, ये इन सब चीज़ों से आप अवेयर भी हो। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम का क्या मतलब है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ एटम का ये मतलब है कि एटम के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तो हो गए, दिस द एटम, इसके पास P, N और E हैं, बट ये फंडामेंटल पार्टिकल कैसे हैं एटम के अंदर? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दिस शुड बी कैंसिल। तो एटम फिर कैसे एग्जिस्ट करता है? तो एटम के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमको वेरियस एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन्हीं वेरियस एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है बोर मॉडल। तो इस चैप्टर के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी रहते हैं पढ़ने के लिए, एक बोर मॉडल और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, करेक्ट?
सो आप इसे देख लेना और इसके नोट प्रिपेयर कर लेना।